हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग लीवर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हम हिंदी में यकृत कहते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अग्नाशय और छोटी आंत के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्स में पढ़ा था। आज की टॉपिक में हम लोग लीवर्स को अर्थात यकृत के बारे में अध्ययन करेंगे। शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको समझा देते हैं, बता देते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से दोनों काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्टार्ट करते हैं और लीवर के बारे में डिस्कशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। पेन होगी तो नोट करते जाइएगा कहीं पे शार्ट तरीके से, और कोशिश करिएगा एक बार पढ़ के सारी चीजों को याद कर लिया जाए, है ना। टॉपिक में क्लियर करते हैं लीवर को। अर्थात लीवर जो होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर ग्रंथि की बात करें तो लीवर होता है, और यदि अंग की बात करें तो त्वचा होती है। इस बात को क्लियर रखिएगा, कहीं नोट्स में लिख लीजिएगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है लीवर होता है, और सबसे बड़ा अंग जो होता है हमारी त्वचा होती है, जो हमारे मस्तिष्क के सबसे ऊपरी सतह से लेकर पैर के निचले तलवे तक फैली होती है, पूरे शरीर को कवर करके रखती है। आगे बढ़ते हैं, लीवर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इसका वेट जो होता है मानव शरीर में लगभग 1.5 से 2 केजी के आसपास, 1.5 से लेकर 2 केजी के आसपास होता है। अर्थात सबसे बड़ी ग्रंथि, और वेट कितना भाई, 2 केजी के आसपास। आगे बढ़ते हैं, लीवर का अध्ययन जिस शाखा में होता है उसे हिपैटोलॉजी अर्थात कह सकते हैं, हिंदी में लिख लीजिए हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी कहते हैं। 2 पॉइंट बताई गई, सबसे बड़ी ग्रंथि और इसका अध्ययन, इसका वेट। 2 से 3 चीजें बता दी गई, छोटी छोटी हैं, याद रखिएगा। सिचुएशन अगर बात करें इसकी सिचुएशन देखा जाए तो हमारे डायाफ्राम के ठीक ऊपर होता है। अमाशय को बताया गया था डायाफ्राम के नीचे। अब डायाफ्राम, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जहां पे हमारी रिब्स, हमारी हड्डियां खत्म होती हैं, उसी पे एक प्लेट नुमा संरचना होती है, झिल्ली का आवरण होता है, जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। वहां से हमारे चेस्ट ऑर्गन्स ऊपर की तरफ और एब्डोमेन, पेट की भाग नीचे की तरफ होते हैं। बीच वाली जो लेयर होती है उसे डायाफ्राम बोला जाता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा, आपके शरीर से जुड़ी हुई तो सारी चीजें हैं, है ना। हिपैटोलॉजी के आगे अगर स्टडी किया जाए, इसके कुछ कॉमन नेम्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम सामान्य नाम का अगर अध्ययन करते हैं तो सामान्य नाम में आप जानते हैं इसे क्या क्या कहते हैं। लीवर तो ऑलरेडी हो गया, हिंदी में इसे यकृत कहते हैं, और एक और नाम दिया जाता है केमिकल फैक्ट्री। और क्या बोलते हैं, एक तो लीवर हो गया, दूसरा यकृत हो गया, तीसरा केमिकल फैक्ट्री हो गया, और इसी का एक और नाम है, यहां पे लिख देते हैं कलेजा। कलेजा, इसे हम कलेजा भी कहते हैं। अब आप समझिएगा, 2-3 नाम ये बड़े कंपलसरी है। ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है। अर्थात कितने नाम बताए गए, एक लीवर हो गया, एक यकृत हो गया, केमिकल फैक्ट्री हो गया, कलेजा हो गया। कितने केजी का बाबू, 1.5 से 2 केजी के आसपास का। अध्ययन किस में होता है, हिपैटोलॉजी में होता है। आगे बढ़ते हैं तो आपको समझाते हैं कि लीवर के पास 2 प्रकार की सेल होती है। मैं यहीं पे डिनोट कर देता हूं सेल के बारे में। इसके पास 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। एक जो सेल होती है वह कहलाती है कुफर सेल, कुफर कोशिका होती है, और दूसरी इसके अध्ययन की जो शाखा है इसी के नाम पर दूसरी सेल का नाम पड़ गया। दोनों क्लियर रखिएगा। एक जो होती है कुफर कोशिका अर्थात कुफर सेल होती है, और दूसरी जो होती है हिपैटिक सेल होती है। दूसरी कौन सी, हिपैटिक सेल। अब आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों सेल, कुफर सेल को हम कहते हैं भक्षक कोशिका, भक्षक कोशिका,
अब आपको बताया गया था कि भक्षक क्या होता है। भक्षक अर्थात समझिएगा ऐसी कोशिकाएं जो हमारे शरीर के अंदर या कहीं भी उपस्थित हो, शरीर की ही बात ना करके यह समझाया जाए कि कहीं भी हो, वह छोटे जीवों को सीधे अपने अंदर निगल लेते हो, बिना कूचे, बिना चबाए, बिना रगड़े, बिना मसले, क्या कर लेते हो, सीधे इंजेक्ट कर लेते हो अपनी बॉडी में। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम या ऐसी कोशिकाओं को हम कहते हैं भक्षक कोशिका। आई होप कि आप क्लियर होंगे कि भक्षक का मतलब क्या होता है। हम लोग अपने भोजन को चर्म चबा चबा के खाते हैं, लेकिन ये भक्षक कोशिकाएं होती हैं जो एकदम सीधे किसी चीज को क्या करती हैं, निगल जाती हैं अपने शरीर के अंदर। तो जो भी चीजें या जो भी सेल्स, जो भी एनिमल्स किसी चीज को सीधे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है, डाल लेता है, तो ऐसी कोशिका को हम भक्षक कोशिका कहते हैं। और ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं फैगोसाइटिक न्यूट्रिशन। बस समझिएगा, फैगोसाइटिक न्यूट्रिशन। आगे बढ़ते हैं। दो सेल्स की बातें हो गई हैं। आई होप कि आप सारी चीजें छोटी छोटी पॉइंट्स से क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। इसका उपनाम भी कंफर्म हो गया, कलेजा हो गया। एक और नाम होता है, इसे हम जिगर भी कहते हैं, है ना। आपने मूवी देखी होगी जिगर, है ना। 2-3 नाम हो गए, 4 नाम हो गए। एक लीवर हो गया, एक यकृत हो गया, केमिकल फैक्ट्री हो गई, कलेजा और जिगर। इतने नामों से इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुफर सेल के बारे में डिस्कशन हो गया है। आई होप कि आप क्लियर होंगे कि ऐसी कोशिकाएं जो रोगाणुओं को, जीवाणुओं को सीधे क्या कर जाती हैं, निगल जाती हैं, अपने शरीर में सीधे इंजेक्ट कर लेती हैं। उन्हें हम भक्षक कोशिका या भक्षकाणु कहते हैं। खास करके अगर हम यकृत का एक छोटा सा डायग्राम बना के समझें तो आप क्लियर हो जाएंगे सारी चीजों के बारे में। यकृत हमारे डायाफ्राम के नीचे आपको ऐसा बताया गया था। आपने थंबनेल पे फिगर उसका देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि यकृत कुछ इस तरह की संरचना होती है, जिसके ठीक नीचे की साइड, डाउनवर्ड साइड पे एक छोटे से बॉक्स की नुमा संरचना, थैली नुमा संरचना होती है। और इसके आगे की तरफ एक नलिका निकलती हुई आगे की तरफ बढ़ती है, और ये नलिका जाकर नीचे जहां पैनक्रियाज, जहां अगर हम स्टमक की ही साथ में बात कर लेते हैं, स्टमक की अगर बात कर लें तो स्टमक कुछ इस तरह की संरचना थी हमारे शरीर के अंदर। ये थोड़ा सा और डाउन होता है, अभी मैं आपको यही समझा देता हूं। इस तरह की संरचना थी, और यहां से एक और ग्रंथि थी, आपने पढ़ा है, आप बताइए कौन सी ग्रंथि थी? अग्नाशय। अग्नाशय में जाके ये, अगर हम इसको इरेज करके पीछे वाली दीवार पे हटा लगा दें तो इसकी जो नलिका होती है जाके अग्नाशय की नलिकाओं से जुड़ जाती है, कुछ इस तरह की संरचना। लेकिन हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये तो हो गया लीवर। लीवर होता है, वेट मैंने बता दिया आपको। ये जो नीचे वाली ग्लैंड होती है, नीचे वाली एक जो थैली होती है, यह थैली जो होती है यह कहलाती है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर अर्थात पित्ताशय, हिंदी में कहते हैं पित्ताशय। क्लियर होंगे आई होप कि इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पित्ताशय। और पित्ताशय में जो होता है पित्त रस संग्रह होता है। कौन सा रस होता है? पित्त रस। अब आप कहेंगे सर ये कौन सा रस दाना सा पढ़ा रहे हैं? अब आप समझिए इस बात को। पित्ताशय एक थैली नुमा छोटी संरचना होती है जो लीवर के पास एकत्रित होती है। इसमें इसी के नाम का एक रस भरा होता है। अगर आपसे इसी थ्रू में इसकी बात कर ले, अग्नाशय की, तो अग्नाशय में कौन सा रस भरा था? अग्नाशय में इसी के नाम का रस था। आपने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा होगा, आप मुझे बताइए कौन सा रस? अग्नाशयी रस, है ना। अग्नाशय से अग्नाशयी रस, और पित्ताशय से कौन सा रस? पित्ताशयी रस। अब समझिए इस बात को। पित्ताशय से जो पित्ताशयी रस निकलता है वो यहां से ग्लैंड से होते हुए सीधे आके पैनक्रियाज के साथ मिश्रित होकर, अग्नाशयी रस में मिश्रित होकर सीधे आ जाता है भोजन के अंदर। तो भोजन का पाचन करना स्टार्ट कर देता है। अर्थात हमारे पित्ताशय के बारे में अगर समझें तो पित्ताशय एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लीवर के ठीक डाउनवर्ड साइड पे एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होता है। आप समझिए 1 बाय 1 पित्ताशय के कार्य लिख लीजिए या समझ लीजिए उसके बारे में। पित्ताशय में जो पित्त रस भरा होता है यह पाचन तथा अवशोषण में सहायता प्रदान करता है।
पित्ताशय में रस जो भरा होता है क्या करता है, पाचन, और किसमें बाबू, अवशोषण। किसमें किसमें, आप ध्यान से सुनिए और बताइए। पाचन में सहायता करता है और किसमें सहायता करता है, अवशोषण में। पाचन आई होप क्लियर होगा कि जितनी जटिल पदार्थों का सरल घुलनशील अणु में परिवर्तन कर देना पाचन कहलाता है। छोटी पॉइंट बता रहे हैं, आराम से समझ लीजिए। पाचन सरल अघुलनशील अणुओं को तोड़कर घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। अवशोषण, पाचन के बाद जितनी न्यूट्रिएंट मटेरियल्स हमारी छोटी आंत में रिलीज होते हैं उसे आपने सुना होगा कि विली द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अर्थात विली द्वारा उनको सोखने की क्रिया अवशोषण कहलाती है। बातें क्लियर है? दोनों पॉइंट को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जटिल और अघुलनशील अणुओं को तोड़ना सरल व घुलनशील अणुओं में। किसमें तोड़ना? सरल और घुलनशील अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और अवशोषण का मतलब छोटा शब्द समझिए अपनी भाषा में, सोखने की क्रिया। अगर कोई वस्तु किसी चीज को अपने अंदर खींच लेती है, सोख लेती है, जैसे सुकंता हो गया, सुकंते को अगर पानी में डाल देते हैं तो अपने अंदर क्या कर लेती है, वो खींच लेती, सोख लेती है। तो सोखने की क्रिया बायोलॉजिकल भाषा में अवशोषण कहलाती है। एब्जॉर्प्शन, अर्थात बाइल के बारे में हम पित्त रस के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। पित्त रस के बारे में पढ़ रहे हैं। काम क्या क्या करता है बाबू कि इसको इरेज करके मैं यहां बता देता हूं। पित्त रस और उसके कार्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं यहां से यहां तक। अर्थात पहला बताया गया पाचन करता है, अवशोषण करता है। इसके अलावा क्या करता है? वसा का पाचन भी करता है। वसा का पाचन, आई होप कि आपको पाचन क्लियर हुआ होगा। वसा का मतलब होता है फैट, जो हमारे शरीर में ऑयल हम लोग खाते हैं ना, ऑयल का इमल्सिफिकेशन करता है, जो फैट जम जाती है। लोग एकदम दुबले पतले होने के लिए परेशान होते हैं कि भैया एकदम मोटे हो गए हैं, तो दुबले पतले कैसे हो जाए। तो आप समझिए, लीवर में जो पित्त रस होता है वो जमे हुए फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, उसको तेल के छोटी छोटी बूंदों में तोड़कर ऊर्जा वाले अणुओं में परिवर्तित कर देता है, जिससे आदमी कई दिनों तक अगर भोजन नहीं करता है तो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। आप समझ रहे होंगे इस बात को, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगली वाली टॉपिक में देख लेते हैं। तो अगली वाली टॉपिक में विटामिन जो होती हैं, कुछ विटामिन होती हैं ए डी ई के। आप मुझे बताइए, मैं विटामिन के बारे में बताने से पहले एक चीज आपसे पूछ लेता हूं, ये विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है कि वसा में घुलनशील विटामिन है? वसा तो यहीं पढ़ा गया ना अभी। तो वसा में घुलनशील है कि जल में? तो आप जानते हैं कि ए डी ई के जो विटामिन होती है ये वसा में घुलनशील होती हैं। और कौन कौन सी विटामिन जल में? विटामिन सी और विटामिन बी। सी जो खट्टे फलों में पाया जाता है भाई, नींबू में हो गया, संतरा में हो गया, अचार में हो गया, ये सभी विटामिन जल में आराम से घुल जाती है। नींबू को घोल देते हैं ना, खट्टा हो जाता है उसका जल। तो ये सारी चीजें, ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है। इसका क्या करता है? हमारा यकृत संचय करता है, एकत्रित करके रखता है, वसा के साथ मिश्रित होके स्टोर करके रखता है। अर्थात समझिए, पित्त रस का पाचन अवशोषण करना, वसा का इमल्सिफिकेशन करना अर्थात पाचन करना, और ए डी ई के विटामिन का संचय करना, स्टोर करना। एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। आगे बढ़िए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पित्त, जो हमारा पित्ताशय होता है, पित्त में आरबीसी जितने रोगाणु होते हैं और आरबीसी जो डेड आरबीसी होते हैं, इसको यह भक्षण कर जाती हैं। कौन? ये हमारे लीवर सेल, और बाइल अर्थात पित्त रस में मिश्रित कर देती है, जिसके कारण इसमें एक नया वर्णक का निर्माण होता है और इसे कहते हैं बिलिरुबिन। अब आप कहेंगे कि सर सारी चीजों को आपने व्हाइट से लिखा और दूसरे कलर से लिखा, लेकिन
बिलिरुबिन को आपने पीले कलर से क्यों लिखा? आप समझिए, बिलिरुबिन एक पीला वर्णक होता है और इसकी अगर मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो एक रोग हो जाता है जिसका नाम है पीलिया। किसके बढ़ने से हो जाता है? बिलिरुबिन के बढ़ने के कारण हमारे शरीर में एक रोग उत्पन्न हो जाता है और उस रोग को कहते हैं पीलिया रोग। आगे बढ़ते हैं थोड़ी तेजी के साथ ताकि जल्दी से टॉपिक खत्म हो जाए। इसके अलावा आगे बढ़े तो अब आप समझिए, ये जो सेल के बारे में बताया गया, यह सेल अगर भक्षक कोशिका है अर्थात फैगोसाइटिक की तरह कार्य करती है तो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में बचाती है, मदद करती है। तो कह सकते हैं लीवर करता क्या है कि अर्थात हमारा लीवर करता क्या क्या है कि पित्तरस का स्राव करता है। पित्तरस के इतने सभी कार्य बता दिए गए आपको। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कार्य, क्योंकि ये दोनों ग्रंथियां साथ में तो दोनों ग्रंथियों को एक साथ डिस्कशन करके क्लियर कर लेते हैं। इसमें जो उपस्थित सेल्स थी, अल्फा कोशिका जो होती है यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलती है। आप समझिए, ग्लाइकोजन को किस में बदलती है? ग्लूकोज में बदलती है। वही बीटा कोशिका जो होती है यह ग्लूकोज को किस में बदलने लगती है? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में। और ये अल्फा कोशिका के ऊपर तीर आके लग गया है, ये यहां पे आ जाएगी बीटा पे। अर्थात हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो बीटा कोशिका से जो निकलने वाले इंसुलिन नामक हार्मोन्स होते हैं वह उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर के अंदर स्टोर कर देते हैं। और जब रुधिर में, शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो पुनः ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है अल्फा कोशिका के द्वारा। बातें क्लियर हो रही हैं? फिर से क्लियर हो जाइए। इसको इरेज करके आगे समझ लीजिए। इरेज कर देते हैं यहां से लेके यहां तक पूरी पॉइंट को। अर्थात आप समझिए, हमारे लीवर में जो ग्लूकोज होता है, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज जो होता है वह ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। और किसके अंदर स्टोर होता है? लीवर के अंदर। आई होप कि अब आप क्लियर होंगे। पहली पॉइंट थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी थी, यहां पे एकदम क्लियर हो जाइए कि जो ग्लूकोज होता है वह ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। अर्थात विषम परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो ग्लूकोज की मात्रा इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, स्टोर होती है। और जब विषम परिस्थितियां आती हैं, शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो वंस अगेन यह ग्लाइकोजन फिर से किस में बदल जाता है बाबू? ग्लूकोज में। किस में बदलता है? ग्लूकोज में। पूरी तरह से क्लियर हो जाइए कि इसके पास बाइल अर्थात पित्तरस होता है, पाचन और शोषण का काम करता है, वसा का पाचन करता है, एडीईके का संचय करता है, विटामिन का, आरबीसी में बिलिरुबिन की मात्रा को मेंटेन करके रखता है, या आरबीसी को कैप्चर करके बिलिरुबिन का फॉर्मेशन कर देता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है कि यह ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर लेता है? ग्लाइकोजन में, और अपने अंदर संचित कर लेता है। विषम परिस्थितियों में यह जो ग्लाइकोजन है ग्लूकोज के रूप में टूटकर शरीर को मिलने लगता है। इतनी पॉइंट मस्ट इंपॉर्टेंट है, आप एकदम पूरी तरह से क्लीन एंड क्लियर हो जाइएगा। इसके अलावा हम अगर यकृत की बात करें, लीवर की बात करें, यहां पे आ जाता है। यकृत जो होता है केमिकल फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि अनेक जो क्रियाएं होती हैं वो लीवर के अंदर होती रहती हैं, है ना। जैसे अमोनिया का निर्माण, फिर अमोनिया को यूरिया में बदलना, क्योंकि अमोनिया बहुत ज्यादा हानिकारक होती है इसलिए इसे यह यूरिया में बदल देता है, और यूरिया को यूरिनरी ब्लैडर में, हमारे मूत्राशय में भेजकर उसे समय समय पर बाहर कर दिया जाता है। कौन काम कर रहा है? हमारा लीवर काम कर रहा है। इसके अलावा आप समझिए, इसके अलावा हमारे लीवर के बहुत सारे कार्य होते हैं। खास करके आप और ध्यान दीजिए, लीवर से दो प्रकार के कह सकते हैं कि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। कौन सी चीजों का फॉर्मेशन होता है? प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो होती हैं ब्लड के क्लॉट के लिए जिम्मेदार होती हैं, और उन ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट्स का नाम आप जानते हैं थ्रोम्बिन।
थ्रोम्बीन और क्या प्रोथ्रोम्बीन, प्रोथ्रोम्बीन। आप एकदम क्लियर रहिएगा कि एक तो भाई ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रखता है, विषम परिस्थितियों में ग्लाइकोजन को फिर यह ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, कुछ प्रोटीन्स का निर्माण करता है, और थ्रोम्बीन और प्रोथ्रोम्बीन नामक ये दो प्रोटीन्स ब्लड का क्लॉट करने में, जब चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग होने लगती है, तो ब्लड का थक्का जमाने में ये दोनों प्रोटीन्स मदद करते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक लास्ट हम समझ लीजिए, यह एक प्रकार की और प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है और उस प्रोटीन का नाम है हिपैरिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिपैरिन जो प्रोटीन होता है ये हमारे शरीर में रुधिर को अर्थात ब्लड को जमने से रोकता है। एक बार फिर से सरसरी निगाह से पूरी चीजों को देख लेते हैं ताकि आप एकदम क्लियर रहें, है ना। यकृत, इसका वजन 1.5 से 2 केजी के आसपास होता है। इसका जिस शाखा में अध्ययन होता है उसे हिपैटोलॉजी कहते हैं। इसके कुछ उपनाम हैं जिसे हम कहते हैं केमिकल फैक्ट्री, कलेजा, और इसके अलावा और क्या था, जिगर था, है ना। मैंने जिसमें अजय देवगन की मूवी की बात कही थी आपको, अर्थात केमिकल फैक्ट्री, कलेजा और जिगर। इसके ठीक निचली सतह पे एक छोटी सी थैली होती है जिसे हम पित्ताशय बोलते हैं, और उसमें पित्त भरा होता है, इसे हम पित्त रस कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं बाइल जूस, अर्थात पित्त रस, जिसके कार्य आपको बताए गए पाचन, अवशोषण, वसा का पाचन, A, D, E, K विटामिन का संचय, रुधिर और कुछ अन्य हानिकारक जीवाणुओं को बिलिरुबिन में परिवर्तित करता है। इसके अलावा कुछ विशेष कार्य करता है हमारे शरीर के लिए, ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन से फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन का निर्माण करता है जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बीन और प्रोथ्रोम्बीन। इसके अलावा हिपैरिन, ये इंपॉर्टेंट है, ये शरीर के अंदर जब रुधिर दौड़ता रहता है, इसको जमने से रोकता है। नहीं तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए आपके शरीर में रुधिर क्यों नहीं जमता है, तो आप बताएंगे भैया लीवर हमारे शरीर में हिपैरिन नामक एंजाइम का सिक्रीशन करता है, प्रोटीन का स्राव करता है, और यह स्राव हमारे ब्लड को जमने से रोकता है। और वही कहेगा अगर कहीं चोट लग जाती है तो थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्लड का क्लॉट क्यों हो जाता है, ब्लड जम क्यों जाता है, तो भाई आप बताएंगे लीवर दो अन्य प्रोटीन का स्राव करता है, थ्रोम्बीन और प्रोथ्रोम्बीन। ये दोनों ब्लड के क्लॉटिंग में, ब्लड के जमने में मदद करती हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। एक बार फिर से, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, शॉर्ट वे में नोट करके पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज खत्म की है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।